नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। लॉकडाउन, जी हां, लॉकडाउन लगातार जारी है और पंजाब में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। मोहाली से 4 नए केस सामने आए हैं, अब तक 61। जालंधर के बाद पटियाला नया हॉटस्पॉट बन चुका है। बड़ी और अहम जानकारी हम दर्शकों के साथ साझा कर दें। लॉकडाउन 2 के 5वें दिन पंजाब में कोरोना का कहर नहीं थम रहा। मोहाली से 4 नए केस सामने आए और जालंधर के बाद पटियाला भी अब हॉटस्पॉट बनता हुआ दिखता है। 61 मामले हो चुके हैं मोहाली में। जी हां, 61 मामले मोहाली में अब तक हो चुके हैं और पटियाला हॉटस्पॉट बनता हुआ दिखता है। एक साथ वहां पर 15 मामले सामने आए। पटियाला में एक दिन में 15 के सामने आ गए। अब तक 26 पटियाला में कुल आंकड़ा पहुंचा। उसके साथ साथ बता दें कि पंजाब में कोरोना के अब तक 238 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में मुश्किल का सबब बढ़ता हुआ पंजाब के लिहाज से दिखता है। खासतौर पर मोहाली, पटियाला, जालंधर, इन जगहों पर मामले आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ। और अब अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं पंजाब का ये मैप, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि किस जगह पर क्या हालात है और कितने मामले किस जगह पर सामने आए हैं। अभी 2 जगह ऐसी जहां पर कोई मामला सामने नहीं आया है। बहरहाल ये आप देख लीजिए, अमृतसर में 11 केस, फाजिलका भटिंडा जिसका जिक्र मैंने किया कोई केस नहीं, फरीदकोट 3 मामले, गुरदासपुर 1 मामला, फतेहगढ़ साहिब 2 मामले और उसके साथ साथ होशियारपुर में 7, कपूरथला में 2, पठानकोट में 24, जालंधर में 41, मोगा में 4, मानसा में 11 मामले सामने आए हैं और लुधियाना में 16 मामले सामने आए हैं, जबकि पटियाला में 26 मामले सामने आ चुके हैं। पटियाला हॉटस्पॉट इसलिए भी क्योंकि कल एक साथ 15 मामले सामने आए और बुक सेलर के संपर्क में जो लोग आए थे उनके लिए मुश्किलों का सबब भी बढ़ता हुआ नजर आया। लगातार पंजाब में क्या कुछ हाल है, किस तरीके से कोरोना के मामले आगे बढ़ रहे हैं, नपिंदर ब्राड़ हमारे संवाददाता नजर बनाए हुए हैं। नपिंदर, पंजाब की स्थिति हम देख रहे हैं, कई जगह ऐसी जहां हॉटस्पॉट बन चुके हैं, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। स्थिति अगर समझना चाहें पूरे पंजाब की, कैसे देख रहे हैं, क्या चीजें? राय देखो, बेसिकली ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਪਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ 4 ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੋਨ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, लॉकडाउन कामयाब बिल्कुल हो रहा है, ताकि अगर लॉकडाउन ना होता, जिस तरह अमेरिका की हालत असीं देखी है, बहुत बुरी हालत हुई है, तो बिल्कुल कंट्रोल दे विच हैगे। पर जदों पीजीआई दे विच जिथे आइसोलेशन वार्ड दे विच ड्यूटी है जिहड़े मुलाजिम दी, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣੇ ਕਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਚਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇहद ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਸੈਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 9 ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, वो बड़ी चिंता का विषय। बिल्कुल नविंदर, मैं समझना चाह रहा हूं कि लॉकडाउन पर कोई सवाल नहीं उठा रहा और जो स्थिति है उसके हिसाब से बेहतर चीजें प्रशासन और सरकार की तरफ से की गई, इस बात को हर कोई मानता हुआ भी दिखता है। मैं समझना चाह रहा हूं पंजाब में कितने लोगों को सेल्फ आइसोलेटेड रहने के लिए कहा गया है, कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और क्या स्थिति पंजाब में सुविधाओं के लिहाज से, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर से लगातार आप टच में रहते हैं, बातचीत आपकी होती है, उस बाबत जरूर अपडेट दीजिए क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं 238 मामले हो चुके हैं। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਏਰੀਆ ਸੀਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲੇ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ
लगातार ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 4 ਕੇਸ ਵੱਧ ਗਏ, 238 ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ जगह के संपर्क च नहीं आते। तो इस करके एहतियात बहुत जरूरी है। राज, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पंजाब आंकड़ा 238, आप मोहाली को देख लीजिए, 61 यहां पर मामले हो चुके हैं। पटियाला कल 15 मामले एक साथ सामने आ गए। जालंधर में लगातार बीते 3 दिन का आप आंकड़ा देखें, पहले दिन 7 मामले सामने आते हैं, फिर 6 मामले सामने आते हैं और कल 3 मामले और सामने आए, यानी 16 मामले 3 दिन में जालंधर में भी सामने आए। तो आप कड़ीवार तरीके से इसे समझिए, सिलसिलेवार तरीके से इसे समझिए कि पंजाब में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। और मुश्किलों का सबब कहां से बढ़ता है? मुश्किल का सबब तब बढ़ता है जब आपको सोर्स पता नहीं होता किसी शख्स का कि उसे कोरोना हुआ कैसे, और ऐसे मामले भी सामने आए हैं। और पटियाला से जो बड़ी और अहम खबर और जानकारी कि कुछ मरीज एसिम्प्टोमेटिक भी, यानी उनमें लक्षण नहीं थे लेकिन बावजूद उसके वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सिर्फ पंजाब ही नहीं, हरियाणा में भी शहर शहर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर यह कि गुरुग्राम में 12 घंटों के अंदर 2 लोगों ने दम तोड़ दिया है। मेदांता में भर्ती झारखंड के 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। दिल्ली के 50 वर्षीय शख्स ने भी दम तोड़ दिया। कल हरियाणा में सामने आए थे 19 नए केस। हरियाणा में अब तक 232 पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि 2 की मौत हो चुकी है। हरियाणा में भी कोरोना का कहर देखा जा सकता है, मुश्किलों का सबब बढ़ता हुआ देखा जा सकता है और स्थिति को भी आसानी से समझा जा सकता है कि 232 मामले हरियाणा में हो चुके हैं, 238 मामले पंजाब में हो चुके हैं। यानी सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं, ठीक ठाक करने की कोशिश जरूर है और उसके लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग को अपना कर रखें। धर्मवीर शर्मा गुरुग्राम से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मवीर, लगातार गुरुग्राम हॉटस्पॉट में से एक बनता हुआ कुछ जगहों को खासतौर पर चिन्हित भी किया गया था, और गुरुग्राम की स्थिति क्या है वो जरूर समझाइए, क्योंकि 2 लोगों की जान भी वहां पर गई, हालांकि वो बाहर के लोग थे। बिल्कुल, देखिए पिछले लगातार 9 दिन तक गुरुग्राम में कोई भी मरीज सामने नहीं आया था, लेकिन कल अचानक से हम कह सकते हैं कि 4 नए मामले सामने आए कोरोना पॉजिटिव के, और इस तरह से संख्या जो है वो गुरुग्राम के मरीजों की 32 से 36 जा पहुंची। और इन्हीं सबके बीच मेदांता में जो 2 लोग थे, जो कि एक दिल्ली का रहने वाला था 50 साल का और एक 70 साल के बुजुर्ग जो कि झारखंड के रहने वाले थे, उन दोनों की जो है देर रात मौत हो गई और दोनों ही कोरोना पॉजिटिव थे। वैसे ही उसी तरह से अगर हम बात करें तो दक्षिण हरियाणा में सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं बल्कि गुरुग्राम से लगा हुआ मेवात, फरीदाबाद और पलवल, ये चारों जिले ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा मरीज हैं। पूरे हरियाणा के करीब 75% जो मरीज हैं वो इन 4 जिलों से हैं। गुरुग्राम में कई जगह कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, हॉटस्पॉट बनाया गया था, उसमें से कुछ जगह जब 9 दिन लगातार जो कोई भी मरीज नहीं आया तो कुछ जगह राहत दी गई थी, रियायत दी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से कल जिस तरह 4 मरीज आए हैं तो दोबारा से कुछ चीजों को रिव्यू किया जा रहा है कि कहां पर किन चीजों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ये जो 4 मरीज आए हैं चारों ही सोना इलाके के हैं। तो इस तरह से गुरुग्राम शहर की अगर हम बात करें तो शहर में करीब 2 से 3 मरीज हैं। बाकी जो ज्यादातर जो मरीज जो एक्टिव केस है वो ज्यादातर इस वक्त सोना के ही हैं, क्योंकि गुरुग्राम के जो शहर के जो एक्टिव केस है वो ज्यादातर ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। 36 में से 17 लोग ठीक हो चुके हैं, जिसमें से कि ज्यादातर शहर के लोग थे, और बाकी जो 19 लोग बचे हैं उसमें से करीब 14 से 15 लोग जो हैं वो सोना इलाके के हैं। बेहद शुक्रिया धर्मवीर इस जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर गुरुग्राम की बता रहे थे संवाददाता धर्मवीर शर्मा। बता रहे हम आपको कि कल हरियाणा में कुल 19 नए केस सामने आए हैं। 19 नए केस, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि किस तरीके से तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब मामले सामने आ गए और इसी तरीके से अब मामले सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ। लॉकडाउन 2 है, 5वां दिन आज है, कोशिश लगातार जारी है प्रशासन से लेकर सरकार की कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े को आगे ना बढ़ने दिया जाए, लेकिन यह आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ और ये कोशिशें ऐसे ही जारी रखनी होगी। सरकार से लेकर प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी इसमें मदद करनी होगी। घरों में रहें, बाहर बिल्कुल ना निकलें। और अब बड़ी खबर, बबीता फोगाट के सपोर्ट में आई कंगना रनौत। जी हां, एक्ट्रेस कंगना रनौत बबीता फोगाट के संपर्क में आई है और साथ साथ उनके सपोर्ट में भी आई है। केंद्र सरकार से सुरक्षा देने की अपील की है।
बड़ी खबर आपको बता दें, ट्विटर पर बबीता को टारगेट किया जा रहा था। कल हमने आपको वो खबर भी दिखाई थी और उस दौरान हमने बबीता से बातचीत भी की थी। राष्ट्र हित में आवाज उठाने वालों का शोषण बंद हो, भारत में ट्विटर जैसी राष्ट्र विरोधी सोशल साइट्स बंद हो, हिंदुस्तान से अरबों कमाकर नफरत फैला रहा ट्विटर की जगह अपना स्वदेशी प्लेटफॉर्म लाना चाहिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बबीता फोगाट के सपोर्ट में कंगना रनौत भी, केंद्र सरकार से सुरक्षा देने की अपील भी की गई है। और बबीता फोगाट जो लगातार सुर्खियों में रही हैं और अब की बार इसलिए सुर्खियों में क्योंकि उनकी तरफ से एक ट्वीट आया था जिसमें कहा गया था कि जमातियों के कारण हिंदुस्तान में ये आंकड़ा बढ़ा। अगर जमाती कोरोना पॉजिटिव ना आते तो लॉकडाउन 2 ना होता। ट्विटर पर बबीता को टारगेट किया जा रहा था। उन्होंने न्यूज 18 पर खुलकर अपने दिल की बात भी कही थी और बताया था कि कैसे ट्विटर के जरिए और फोन कॉल्स तक उन्हें आई और धमकियां उन्हें दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने साफ किया था कि वो किसी भी धमकी से डरने वाली बिल्कुल नहीं है। तो बबीता फोगाट के सपोर्ट में कंगना रनौत। कि जो भी इंसान राष्ट्रवाद के लिए आवाज उठाता है उसको इसी तरह से शोषित किया जाता है, उसको उसकी नौकरी छीन ली जाती है, कईयों का खून किया जाता है। आज अगर बबीता जी को कुछ भी होता है, कभी भी कोई दूसरी राष्ट्रवादी आवाज नहीं उठेगी, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। चाहती हूँ कि जो ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि यहाँ का ही खाके करोड़ों अरबों में पैसा कमा के हमारी ही जो है कश्ती में छेद डाल रहे हैं, यहाँ आप प्रधानमंत्री जी को के गृह मंत्री जी को आतंकवादी कह सकते हैं। आरएसएस जो कि राष्ट्र स्वयं सेवा संघ है, जो कि दिन रात लोगों की सेवा में लगा, उनको आतंकवादी कह सकते हैं, मगर आप आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं कह सकते। तो इन प्लेटफॉर्म्स का दाना पानी बंद होना चाहिए। मुझे पता है अभी देश और चीजों से जूझ रहा है, मगर फिर भी वी हैव टू फाइंड अ वे टू कंप्लीटली डिमोलिश दीज प्लेटफॉर्म्स एंड स्टार्ट आवर ओन प्लेटफॉर्म। आज अगर बबीता जी को कुछ भी होता है, कभी भी कोई दूसरी राष्ट्रवादी आवाज दिनों से मैंने 1-2 ट्वीट किए थे, उसके बाद से काफी लोग मुझे फेसबुक नहीं उठेगी। तो कंगना रनौत को आपने सुना जो खुलकर बबीता के आप कह सकते हैं सपोर्ट में आई है। इधर बबीता फोगाट ने ट्वीट कर कहा था कि उन्हें एफआईआर से डर नहीं लगता, डर तो तबलीगी जमात से लगता है। मैं हमेशा सच बोलती रहूंगी और सच लिखती भी रहूंगी। अगर आप लोग सच सुनना पसंद नहीं करते या तो अपनी आदत सुधार लें, नहीं तो सच सुनने की आदत डाल लें। एफआईआर से डर नहीं लगता साहब, इन तबलीगी जमात वालों से लगता है। तो ये आप ट्वीट भी बबीता फोगाट का देख पा रहे हैं। हालांकि बबीता फोगाट का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया गया और बबीता फोगाट के सपोर्ट में कंगना रनौत खुलकर आई। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि बबीता फोगाट को सुरक्षा दी जानी चाहिए, ये बेहद जरूरी है और अगर उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती, उन्हें कुछ भी होता है तो फिर मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। चलिए सुना देते हैं आपको कि बबीता फोगाट ने कहा क्या कुछ है और लगातार किस तरीके से वो जमातियों पर निशाना साधने के बाद लोगों के निशाने पर आई। कोई दूसरी राष्ट्र पिछले कुछ दिनों से मैंने 1-2 ट्वीट किए थे, उसके बाद से काफी लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पे और ट्विटर मैसेंजर के ऊपर गलत मैसेज दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और कुछ लोग फोन करके भी धमकियां दे रहे हैं। तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कान खोलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई जारा वसीम नहीं हूँ कि तुम्हारी धमकियों से डर कर घर पे बैठ जाऊंगी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली, असली बबीता फोगाट हूँ। अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूँ और ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूंगी और बोलती रहूंगी। और मैंने जो ट्वीट किया उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा है। मैं अपने ट्वीट पे अभी भी कायम हूँ और आगे भी रहूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलाया है। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तबलीग की जमात वाले अभी भी नंबर 1 पे नहीं बने हुए? क्या तबलीग की जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर 1 पे नहीं है? क्योंकि अगर तबलीग की जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। तो जिन लोगों को सच सुनने में प्रॉब्लम है तो वो लोग एक बात और सुन लें कि मैं हमेशा सच बोलती रहूंगी और सच लिखती रहूंगी। अगर आप लोग सच सुनना पसंद नहीं करते तो या तो अपनी आदत सुधार लें, नहीं तो सच सुनने की आदत डाल लें। पिछले कुछ दिनों से मैंने 1-2 ट्वीट किए थे, उसके बाद से काफी लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पे और ट्विटर मैसेंजर के ऊपर गलत मैसेज दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं
और कुछ लोग फोन करके भी धमकियां दे रहे हैं। तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कान खोलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई जारा वसीम नहीं हूँ कि तुम्हारी धमकियों से डर कर घर पे बैठ जाऊंगी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली, असली बबीता फोगाट हूँ। अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूँ और ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूंगी और बोलती रहूंगी। और मैंने जो ट्वीट किया उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा है। मैं अपने ट्वीट पे अभी भी कायम हूँ और आगे भी रहूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलाया है। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तबलीग की जमात वाले अभी भी नंबर 1 पे नहीं बने हुए? क्या तबलीग की जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर 1 पे नहीं है? क्योंकि अगर तबलीग की जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। तो जिन लोगों को सच सुनने में प्रॉब्लम है, तो कि जो भी इंसान राष्ट्रवाद के लिए आवाज उठाता है उसको इसी तरह से शोषित किया जाता है, उसको उसकी नौकरी छीन ली जाती है, कईयों का खून किया जाता है। आज अगर बबीता जी को कुछ भी होता है, कभी भी कोई दूसरी राष्ट्रवादी आवाज नहीं उठेगी, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। चाहती हूँ कि जो ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि यहाँ का ही खाके करोड़ों अरबों में पैसा कमा के हमारी ही जो है कश्ती में छेद डाल रहे हैं। यहाँ आप प्रधानमंत्री जी को गृह मंत्री जी को आतंकवादी कह सकते हैं। आरएसएस जो कि राष्ट्र स्वयं सेवा संघ है, जो कि दिन रात लोगों की सेवा में लगा, उनको आतंकवादी कह सकते हैं, मगर आप आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं कह सकते। तो इन प्लेटफॉर्म्स का दाना पानी। तो ये आपने सुना कंगना रनौत को और बबीता फोगाट को। जहां बबीता फोगाट ने जमातियों पर निशाना साधा तो कंगना रनौत बबीता फोगाट के सपोर्ट में आई। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगर आप लॉकडाउन में घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो जरा एक बार फिर से सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कानून को हल्के में लेना आप पर भारी पड़ जाए। शिमला से आई ये रिपोर्ट कम से कम यही कहानी बयां करती है। रिपोर्ट आप देखिए जरा। कोरोना भारत में तेजी से फैल रहा है। हजारों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, सैकड़ों अपनी जान गंवा चुके हैं। देश भर में लॉकडाउन है और इस बार के लॉकडाउन की सख्ती से पालना हो रही है। नियम तोड़ने वालों के साथ सख्ती से पेश आया जा रहा है। ऐसा ही देखने को मिला शिमला में, जहां कर्फ्यू तोड़ना कुछ लोगों को महंगा पड़ा। पुलिस ने इन लोगों को बीच रास्ते जिंदगी भर याद रहने वाला सबक सिखा दिया। कईयों की डंडे से खबर ली गई तो कुछ से उठक बैठक करवाई गई, कसरत करवाई गई, रास्ते पर लिटाकर रोल करवाया गया, ताकि फिर कभी कानून का मजाक न उड़ाएं। कर्फ्यू में मौज मस्ती के लिए बाहर निकलना इन युवकों को महंगा पड़ गया। पुलिस दिन रात खतरा मोल लेकर अपना फर्ज निभा रही है, लेकिन इन युवकों जैसे कुछ लोग कर्फ्यू लॉकडाउन को हल्के में लेकर अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे ही लोगों को पुलिस बीच रास्ते कानून का पाठ पढ़ा रही है। शिमला से रणवीर सिंह, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर, पंजाब के कई इलाकों में कल से मिलेगी रियायत। जहां कोरोना का असर कम, सिर्फ वहां रियायत मिलेगी। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट एरिया में कोई राहत नहीं। गृह विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र की गाइडलाइंस के आधार पर जारी हुए हैं ये निर्देश। सीमित स्टाफ के साथ सरकारी दफ्तर खुलेंगे। ए और बी श्रेणी के अधिकारी जरूरत के मुताबिक दफ्तर आएंगे। सी और डी श्रेणी के 33% कर्मचारी काम पर आएंगे। दफ्तर में 5 से ज्यादा लोगों की मीटिंग की इजाजत नहीं। शर्तों के साथ इंडस्ट्री में काम जरूर शुरू करने की इजाजत है। जो इंडस्ट्रीज खुलेंगी उन्हें सावधानी बरतनी होगी और कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग जरूर करनी होगी। जी हां, बता दें आपको कि कर्मचारियों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देनी होगी। शिफ्ट चेंज में कम से कम 1 घंटे का वक्त होना चाहिए। रेत की माइनिंग और स्टोन क्रशर चालू करने की इजाजत है। एसी, कूलर, पंखे की दुकानें खुलेंगी। किताब विक्रेताओं को भी दुकान खोलने की इजाजत मिलेगी। होम डिलीवरी पर जिला प्रशासन अपने स्तर पर फैसला लेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने आपको बताए कि किस तरीके से 20 तारीख के बाद जो सुविधाएं हैं, जो कुछ रियायतें हैं वो मिलेंगी। लेकिन ये रियायतें सबके लिए नहीं, सिर्फ वहां पर जहां हॉटस्पॉट नहीं है, जिन्हें कंटेनमेंट घोषित नहीं किया गया, जहां पर केसेस नहीं है।
कोरोना संक्रमण के बीच किसानों के सामने कई समस्याएं हैं। एक तरफ मजदूरों की कमी तो दूसरी तरफ मंडी तक फसल पहुंचाने में चुनौती। कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश हैं और किसानों की परेशानी क्या, ये रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन है, लेकिन इस लॉकडाउन के मायने किसानों के लिए कुछ अलग है, क्योंकि किसान सब छोड़कर घर में नहीं बैठ सकता। खेतों में पकी हुई फसल को मंडी तक जो पहुंचाना है, और वो भी तमाम चुनौतियों को पार करके, जैसे पहले मजदूरों की कमी झेलना और दूसरा इस बार फसलों की कटाई मशीनों से करवानी पड़ रही है, जिसका खर्च अलग उठाना पड़ रहा है। इसके बाद मंडी तक फसल पहुंचाने के दौरान किसानों को सरकार के निर्देशों का पालन भी करना है। सरकारी खरीद 20 अप्रैल से शुरू होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए किसानों को सीमित संख्या में मंडी में पहुंचना है। 19 अप्रैल से पहले किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर करवाना जरूरी है, जिससे कुछ किसानों की चिंता है कि इस बार फसल मंडी में देरी से पहुंचेगी और तब तक अनाज को स्टोर करना भी चुनौती होगी। समस्या तो ये भाजी ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੇਬਰ ਹੈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕੰਬਾਈਨ ਵਾਲਾ ਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਵਾਢੀ ਇਕੱਠੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਆਊਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਊਗੀ। ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਪਊਗੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਢਾ ਕੇ ਘਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਦ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ। और आसे पासे चलो गरीबों तो राशन दे जाते, उदा ही बथेरा कोई मिली जाता जी। तो छोटे जिमींदार वास्ते कुछ भी नहीं था जी। वहीं कृषि विभाग की तरफ से उम्मीद है कि हमेशा की तरह सिरसा में इस बार बम्पर फसल होगी। साथ ही सिरसा उपायुक्त के मुताबिक पिछली बार जहां 59 सेंटर बनाए गए थे, वहीं इस बार 202 सेंटर बनाए गए हैं। किसानों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इतना जरूर है कि पहले फसल खरीद की प्रक्रिया जल्दी हो जाती थी, लेकिन इस बार करीब 2 महीने का वक्त लग सकता है। किसान भाइयों से यही अपील है कि मौसम को देखते हुए और जो हमारे अधिकारी हैं उनसे बात करके और जो भी कटाई की शुरुआत करें, और कहीं कोई मशीनरी की दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से ये अपील की जाती है कि मशीनरी का उपयोग करें, और जो सरकार की हिदायतें हैं जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और 5-5 फीट की दूरी पे मतलब सोशल डिस्टेंस रखें, और सैनिटाइज़र या सोप जो भी है अपनी साबुन से हाथ धोएं। गेहूं के खरीद के लिए हमने अपने प्रोक्योरमेंट सेंटर बढ़ा दिए हैं। अब की बार ज़िले में 202 प्रोक्योरमेंट सेंटर हैं। पिछली बार 59 सेंटर्स थे ये, और उसके अंदर जैसे सरसों के अंदर खरीद की जा रही है, किसानों को पहले ही मैसेज दे दिया जाएगा कि आपको इस दिन जो है सेंटर के ऊपर आना है। प्रशासन का दावा है कि मनरेगा के तहत मजदूर उपलब्ध हैं, जिससे मजदूरों की किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। इस वक्त फसल कटाई के लिए 1000 मशीन है, जिसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। फिर भी अगर बाहर से मंगानी पड़ती है तो एहतियात के साथ पूरे नियमों का पालन कर उन्हें लाया जा सकता है। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18।